अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको यूनिट नंबर 16 करा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 16.1 है। आप अपनी बुक खोल लें। ठीक है, 254 पेज नंबर है और 16.1 इसका है। इससे कराने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स कराना चाहता हूँ जो हमारी 16.1, 16.2, 16.3 तीनों एक्सरसाइज है ना, उनके अंदर आ जाएंगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, फिर आपको 16.1 कराता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप अपनी बुक में देखें, पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर का नाम या यूनिट का नाम जो रखा गया है वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री है इसका नाम। अब ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें हम स्टडी करेंगे दरअसल अलजेब्रे की मदद से ज्योमेट्री की शेप्स की। ठीक है, ज़ाहिर आप तो जानते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, अलजेब्रिक की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो होती हैं हमारे पास, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, उनका हम करेंगे इसके अंदर स्टडी। तो चुनाचे मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम अलजेब्रे की मदद से ज्योमेट्रिकल शेप, लाइंस, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये जितनी भी शेप्स हैं उनका हम अलजेब्रे की मदद से स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन, इसमें दो चीज़ों का मिलाप होगा, एक अलजेब्रे का और दूसरा ज्योमेट्री का। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि जब हम इसका मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, तो इसमें आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर शेप्स होती हैं ज्योमेट्री के अंदर हमारी। ठीक है, मैंने कुछ शेप्स आपके सामने बना दी हैं, उसके मुतालिक बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको इसकी वजाहत हो जाए। यही काम हमें वो जो आपके ज्योमेट्रिकल आपके यूनिट्स हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकती हैं ये सब के सब। पहले हम इसका थोड़ा सा तारुफ करा दें कि क्या चीज़ होती है। तो ज्योमेट्रिक जो आपके इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट होगा, सबसे पहले चीज़ है वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि 16.1 के अंदर आपने डिस्टेंस फार्मूला मालूम करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। हमें डिस्टेंस जो है ना मालूम करना है ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, या ए और सी बी के दरमियान। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस जो मालूम करना पड़ेगा उसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अभी मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं बता रहा। ठीक है, मैं आपको कॉलिनियर पॉइंट्स और ये तमाम की डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बता दूं, फिर डिस्टेंस फार्मूला का कुछ सवाल मैं आपको 16.1 के कर दूंगा। कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं बेटा? कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं कि जिसमें आप फिगर में देख रहे होंगे ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों की तीनों एक ही सेम लाइन के ऊपर लाई हैं, यानी पड़े हुए हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो चुनाचे अगर सारे के यानी कि आपको 3 पॉइंट हैं या दो से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, वो अगर किसी एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हों तो उस को कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये ए बी सी तीनों के तीनों कॉलिनियर हैं। ठीक है, कॉलिनियर कहलाएंगे क्योंकि तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर हैं या एक सेम लाइन के ऊपर हैं, इसको कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब दूसरे होते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? आप इस फिगर में देखेंगे कि ए पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी देख ले, इससे हटकर है, दूर लगा दिया मैंने ये। तो आप देख रहे हैं ए, बी और सी तीनों के तीनों एक प्लेन के ऊपर नहीं है मौजूद, तो इसलिए कहलाएंगे नॉन कॉलिनियर। एक बात याद रहे, ए और बी तो कॉलिनियर हैं, एक ही प्लेन के ऊपर हैं, एक ही सेम लाइन के ऊपर हैं, लेकिन सी जो गया है ना, सी इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी इस वक्त जो है नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। तो आपकी समझ में आ गया, वो कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि ये अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जितने भी हों, वो अगर एक लाइन के ऊपर मौजूद ना हो, सेम लाइन के ऊपर, तो उनको कहते हैं नॉन कॉलिनियर। ये बात हो गई। अच्छा, ये बात तो आपके समझ में आ गई। ये नॉन कॉलिनियर की कुछ मिसाल है। ये जितनी भी शेप्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल जितनी भी शेप्स बनी होंगी ज़्यादातर नॉन कॉलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती हैं। ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो है बड़ी वैल्यू रखते हैं इनके लिए। मसलन मिसाल के तौर पर आप देख लें, पहला नंबर आ गया ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल आपको मैंने आपके सामने कई बना रखी है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो आप देखें पॉइंट ए, बी
और सी, तीनों के तीनों एक सेम लाइन पर मौजूद नहीं है ना, तो नॉन कोलिनियर होंगे तो फिगर बनेगी ना इनकी। ठीक है, एक पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर अगर सारे के सारे पॉइंट्स हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो हम ज्योमेट्रिकल शेप कैसे बना सकते हैं। तो चुनाचे आप देख रहे हैं इसके अंदर तीनों पॉइंट हैं, ए बी सी है ना, और तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर है। ठीक है, अच्छा जी, ये तीन इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें। अब आप देखें, ये क्वाड्रिलेटर की कुछ मिसालें लिखी हैं मैंने। क्वाड्रिलेटर के अंदर रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। इस तरह इसमें भी ए बी सी डी है। ये रेक्टेंगल है, तो चारों पॉइंट आप देख रहे हैं कि चारों के चारों जो है नॉन कोलिनियर में शुमार होगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर तो है नहीं। इसी तरह पैरेललोग्राम के अंदर, इसी तरह स्क्वायर के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपकी। तो चुनाचे ये सारी की सारी जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ये सब की सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। ये बात वजाहत हो गई। अब आप यहाँ देखेंगे कि पहली शेप्स का नाम मैं आप यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ। ट्राइंगल की कुछ टाइप्स होती हैं, क्योंकि अभी 16.2 या 3 के अंदर आपके पास ये तमाम चीज़ें प्रूव करने को आएंगी। ठीक है, कि ट्राइंगल की कौन कौन सी अक़साम है, साबित करके दिखाएं, मतलब पॉइंट की मदद से। अच्छा, आप यहाँ देखें कि ट्राइंगल जो होती है, दरअसल ट्राइंगल किसे कहते हैं, पहले बहुत से बच्चों को मालूम होगा, लेकिन कुछ मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि ट्राइंगल दरअसल ऐसी फिगर को या शेप को कहा जाता है जिसमें 3 एंगल्स हों। क्योंकि इसका लफ्ज़ जो है आप देखेंगे, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ट्राई एंगल में यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, ट्राई एंगल। ये लफ्ज़ मैंने लिखा ट्राई एंगल। देखें, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है बेटा। ये ट्राई माने होता है 3, जिस तरह केमिस्ट्री में गिनती आपने पढ़ी होगी, मोनो माने 1 होता है, डाई माने 2 होता है, ट्राई माने 3 होता है, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5 गिनती होती है केमिस्ट्री में। तो चुना चाहिए ट्राई माने 3 होता है दरअसल। ठीक है, और एंगल माने होता है यानी जाविये। तो चुना चाहिए ऐसी शेप जिसके अंदर 3 जाविये मौजूद हो, उसको कहते हैं ट्राई एंगल। तो आप देख लेना, कोई सी भी आप उठा लें। देखें, ये एंगल बन गया आपका, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। ठीक है ना, कोई से भी आप शेप उठाएं ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटर की नहीं। ये देखें, ये हो गई, ये ठीक है, ये देख लें आप, ये बना लें आप, इसको देख लें, ये तो ट्राइंगल है ना। देख लें, 1 2 3। और एंगल कहलाता है, ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल मौजूद हों, ट्राई एंगल कहलाती है वो। ठीक है, 3 एंगल। अच्छा, मैं आपको थोड़ी और वजाहत भी कर दूँ। देखो बेटा, ये जो है, तो ट्राइंगल की तो डेफिनेशन जैसे कि नाम से ही उसको मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ट्राइंगल दरअसल ऐसी शेप्स को कहा जाता है, ऐसी फिगर को कहा जाता है जिसमें आपके 3 साइड्स हो और 3 एंगल हो। देखिए, 3 साइड भी है इसके अंदर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अब पूरी इसकी डेफिनेशन हमारे पास ट्राइंगल की क्या आ जाएगी कि दरअसल ट्राइंगल ऐसी शेप्स को कहा जाता है जिनमें 3 साइडें और 3 एंगल मौजूद हों, तो ट्राइंगल कहलाती है। चलिए भाई, डेफिनेशन ऑफ द ट्राइंगल हो गए हमारे पास। अब नंबर 2 पे आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। टाइप्स इसकी मुख्तलिफ होती हैं, होती तो कई है, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर सिलेबस में मौजूद है मैं वही बता देता हूँ। सबसे पहली टाइप कहलाती है बेटा, सबसे पहली टाइप स्केलन ट्राइंगल। ये मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई है, स्केलन की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर ये 5 सेंटीमीटर का फंस गया, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक फासला है इसका। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर का फंस गया, और ये 7 सेंटीमीटर का, अलग अलग आएंगी तीनों की तीनों। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, ठीक है, उनकी पैमाइश अलग अलग हो, तो 8 और ये अलग। ठीक है, अच्छा, नंबर आगे आते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या नाम रख दूँ? EQUALATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये भी आगे मजीद 10वीं क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। सबके सब इसी पे रिलेशन रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह वगैरह सब चीज़ें
ये तो अलग ही स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल है भाई ये तो। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं कि जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। देखिए 90 डिग्री का हिसाब बनाया मैंने सीधा, ठीक है, वर्टिकल है पूरा, ठीक है। अगर आप डी ले लें वो प्लास्टिक वाली, तो अगर आप इस डी की मदद से देखें ना, डी तो इस चीज़ तरह होती है ना बच्चों, देखे ऐसे करके होती है। अगर ये 90 बीच में लिखा होता है या 0 होता है ये सोचिए, तो मैं इसको इस तरह बना दूँ अगर इस तरह से ट्राइंगल, तो देखें 90 डिग्री के हिसाब ये बन गया ना सीधा, ठीक है। ये जो साइडें हैं ना 3 इसकी, ये साइड है, क्वेश्चन आने वाले ना आगे, उसमें ये होगा कि ये जो साइड है हमारी और ये 2 साइड है हमारी पे, इन दोनों साइडों को जमा करेंगे तो आप तीसरी साइड के बराबर जवाब आएगा स्क्वायर की शक्ल में। वो जब आएगा तो मैं आपको वजाहत करूंगा, इसके लिए फार्मूला लगता है, मसला फिसागोरस या फाइथागोरस, ठीक है। तो चुनाचे इसके अंदर जब प्रूव करने के लिए आएंगे तो ये वाली जो सबसे लंबी साइड है ना, लॉन्ग साइड, तो चुनाचे इसकी कीमत अगर मिसाल के तौर पर, बल्कि मैं बाद में मिसाल दूंगा कि अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, ये जो सबसे लेंथी साइड है ना हमारी, ये अकेली और इन दोनों का मजमूआ अकेला, ठीक है, ये होता है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग ही? तो इस तरह से आपको मैंने ट्राइंगल के बारे में बता दिया, ठीक। अब आप इसके बारे में और देखें, ट्राइंगल के बारे में बच्चों। अब ये रेक्टेंगल के बारे में देखें आप। ये दरअसल एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल दरअसल ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर या शेप को कहा जाता है जिसमें आपको 4 साइडें नजर आएंगी, 1 2 3 4 साइडें नजर आ रही है ना, और 4 ही एंगल आएंगे, देखें 4 एंगल नजर आएंगे आपको, और हर एंगल 90 डिग्री का होगा, हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ऐसे को रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपको 4 साइडें नजर आए, ठीक है, 4 साइडें होंगी उसके अंदर और हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसको कहते हैं रेक्टेंगल। एक और इसकी स्पेशल बात कि आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं हमेशा। मिसाल के तौर पर अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का हो। ये पक्की बात है, अभी जब आप प्रूव करने पाएंगे सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आप अलजबरे की वजह से मालूम कर लेंगे इनकी पैमाइशें कितनी कितनी है, इनकी मेजरमेंट कितनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे आमने सामने की साइडें जो है हमेशा बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो उससे प्रूव हो जाएगा वहाँ पर रेक्टेंगल में। अभी आपको थोड़ी वजाहत करूँगा बाद में। अभी आ जाए पैरेललोग्राम की तरफ। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी देखिए आपको 4 साइडें दे देगी, 1 2 3 4 साइडें दी गई ना। अब इसमें हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, बस फर्क दोनों में क्या है, इसमें फ़र्क ये है दोनों में कि इसमें हर एंगल 90 डिग्री का था, इसमें हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि होंगे तो 4 साइड है, ठीक है। देखो सामने आमने से की साइड बराबर है, ये इसके बराबर है, ये बराबर तो होंगी लेकिन एंगल बराबर नहीं होंगे 90 डिग्री के, जबकि इसमें 4 90 डिग्री के एंगल थे, तो आज इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। इसके अंदर भी देखें आप 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड मौजूद हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। स्क्वायर भी आपने बना हुआ देखा होगा, चौकोर सा होता है, छोटी क्लासों में बना होता है। मैं ज़रा यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको एक छोटा सा, ये ज़रा कुछ नहीं, ये गलत हो गया, चारों साइडें बराबर होती है स्क्वायर के अंदर। छोटा सा बना दिया बच्चों मैंने, क्लियर आपको शायद नज़र आ जाए यहाँ पर, ये होता है जनाब, ठीक है। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं, हर एंगल जो है 90 का होता है। अब आप बोलेंगे सर ये आपने रेक्टेंगल में बताया था, ये स्क्वायर में भी आप ये बता रहे हैं। इसमें बेटा रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगी, यानी 2 साइडें बराबर हुई है, आपकी समझे लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई, तो यहाँ चाहिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है डिफरेंस देखें, ये लंबाई ज़्यादा है, ये कम लंबाई ना, ये 6 का और ये 4 का है। इसमें क्या होगा, अगर ये 4 का है ना तो सभी 4 के होंगे भाई, 4 सेंटीमीटर, सब 4 सेंटीमीटर के होंगे स्क्वायर के अंदर, चारों साइडें बराबर होंगी और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। बस इन दोनों फर्क क्या हो गया, इनमें चारों साइडें बराबर है, इसमें 2 साइडें बराबर होंगी आमने सामने वाली, बस ये है डिफरेंस। तो आपने देखा ना, यहाँ तक आगे समझो आपकी, यहाँ तक पहुँचा दिया मैंने, ट्राइंगल भी बता दी, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और स्क्वायर के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम असल गेम की तरफ। असल गेम क्या है, 16.1 का नाम क्यों रख दिया यहाँ पर इन्होंने,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं कि पॉइंट्स को कहा जाता है। सारा गेम चल रहा है पॉइंट के ऊपर, ठीक है। पहले ही जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है 16.1 वो डिस्टेंस फार्मूले से मुताल्लिक है, डिस्टेंस फार्मूले से मुताल्लिक है। और हम ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इनको अलजेब्रा की मदद से कैसे जाहिर करेंगे वो बताया जाएगा 16.1 के अंदर बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं, ज़रा कुछ यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा बच्चों। ये देखेंगे ये क्या चीज़ है सर, ये ए है, ये क्या बच्चों बी है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कुछ फासला तो होगा ना, डिस्टेंस तो होगा ना। तो बस अगर ये पॉइंट है तो आपने मेरे ख्याल से ग्राफिकल मेथड में आपने पढ़ रखा है कि हर पॉइंट जो है एक्स वाई के, जो मैंने ग्राफ बनाया था आपको याद करें, ठीक है ना, पी एक्स वाई कहलाता ना। तो इसके अंदर एक्स वाई तो होगा कहीं ना कहीं, तो ग्राफ पे बना हुआ ना। ये कहलाएगा हमारा एक पॉइंट, ये कहलाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। दो पॉइंट होगा ना, P1 और P2 होगा ना, P1 P2। इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, कुछ सेंटीमीटर लंबे तो होंगे ना, ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। आप स्केल के जरिए भी नाप सकते हैं, लेकिन स्केल के जरिए नापेंगे वो तो जियोमेट्रिकल हो जाएगा आपका, वो तो जियोमेट्रिकल काम है। स्केल के जरिए आप अगर आप नापेंगे ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक, वो तो हो जाएगा जियोमेट्रिकल। हमें करना एल्जेब्रिक में लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो आप तो जानते हैं अलजेब्रे में तो इक्वेशन ही होती है, फार्मूले होते हैं तरह तरह के, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, बहुत से फार्मूले होते हैं। हमें तो अलजेब्रे की मदद से करना ना आज की ये एक्सरसाइज। अलजेब्रे की मदद से, हमें कोई स्केल से नापना नहीं है बच्चों इसके अंदर, हमें कोई चीज़ नहीं नापनी इसके अंदर, हमें सब अलजेब्रे की मदद से सॉल्व करना है। ये अलजेब्रे की मदद से सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगी ना ये। हमें कोई नापना नहीं है, हमें कोई प्रकार इस्तेमाल नहीं करना है, कोई प्रोटेक्टर नहीं, कोई डी नहीं, कोई स्केल नहीं, कुछ नहीं। हमें तो अलजेब्रे की तरह करना है सॉल्व एक्स वाई की प्लेन के ऊपर। चलो भाई, तो ये एक पॉइंट ये ना, एक पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे ना। चलो भाई, अब इसका भी यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ना बच्चों, ठीक है ना। ये भी हुए, चलो भाई। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस हो सकता है ना। अगर मैं इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूँ, ये नॉन कॉलिनियर है, याद रखिएगा, एक ही प्लेन पर नहीं है। देखिए एक ट्राइंगल बना दी मैंने, बना दी थी भाई, 3 पॉइंट थे ना मेरे पास, ए भी तो एक ही प्लेन के ऊपर था, सी यहाँ पर था, मैंने मिला दिया दोनों को, तो एक ट्राइंगल बना दी ना। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो लंबाई होगी, जैसा आपको मैंने 6 सेंटीमीटर। अब ना स्केल से नहीं नापना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मालूम करना है फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करना है, हमें नापना नहीं है कि कितने सेंटीमीटर का ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी इसकी, कुछ ना कुछ यहाँ भी लंबाई होगी, कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक भी होगी, है ना भाई। फर्ज करें ये D1 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस नंबर 1, ये D2 हो जाएगा और D3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, ट्राइंगल पे आ जाए बेटा। ये आपको एक ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी भी नजर आ रही है। तो देखें ये एक पॉइंट ये, तो P1 ये, P2 ये, या जो भी आसान मैंने A B C लगा लें इसको, C और A के दरमियान डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो फासला होगा ना। फिर मैं आपको बता दूं, यार सेंटीमीटर तो लिख दिया मैंने, नाप के लिखा था, फर्ज किया स्केल से नापा था मैंने ये। अब मैंने स्केल से नहीं नापना है, हमें मालूम करना है कि दरमियान फार्मूले की वजह से कितने सेंटीमीटर का या यूनिट का फासला आएगा। अब हमें सेंटीमीटर नहीं इस्तेमाल करना, मीटर इस्तेमाल नहीं करना, यूनिट इस्तेमाल करना, बस। दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो फासला होगा ना। ये भी देखें आप पॉइंट नंबर, ये यहाँ से भी यहाँ तक कुछ ना कुछ तो फासला होगा, यहाँ से भी यहाँ तक फासला होगा। इसको अगर हम AB को D1 कह दें, AB का फासला, BC को D2 कह दें, ठीक है, और ये D3 कह दें, है ना। समझ में आ रहा है ये इस तरह से D1 D2 D3 पक्का। अच्छा बच्चे, मैंने इसका नाम क्या बताया था आपको? सर आपने बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी? सर आपने बताई थी दोनों साइडें बराबर होंगी। तो बेटा याद रखो, अभी जो मैं फार्मूले की मदद से जब सॉल्व करने आऊँगा ना, तो ये BC का जवाब अगर 5 यूनिट्स आ गया, फर्ज किया 5 यूनिट्स आ गया ना, 5 यूनिट्स, तो बेटा जितना इसका है ना इतना इसका भी आना चाहिए, जब ही प्रूव होगी ये क्या डिस्टेंस, यानी आपका डिस्टेंस बिटवीन BC एंड डिस्टेंस बिटवीन CA, दोनों के दोनों बराबर होंगे। देखिए जैसे 8 और 8 के बराबर है, जैसे यहाँ 5 यूनिट दोनों का आएगा, तो फिर हम लिख सकते हैं कि प्रूव
दीज पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आइसोसेल ट्रायंगल। हम जब भी लिख सकते हैं, अभी बाद की बात है, अभी तो आप फिगर देखें, मैं जरा थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ, फिर आपको एकदम गेम सिखा दूंगा सारा का सारा। अब इसमें आ जाए बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था सर, तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो बेटा इसका भी डिस्टेंस मालूम कर लेंगे P1 यानी कि P1 P2 ये P2 P3 या P1 P3 तीनों को मालूम कर लेंगे, तीनों के जवाब एक जैसे आएंगे, तीनों के जवाब एक जैसे आएंगे। इसमें दो जवाब एक जैसे आएंगे, तीसरा डिफरेंट आएगा। इसमें तीनों के जवाब एक जैसे आएंगे इक्विलेटरल के अंदर। अभी करेंगे, सबर करें। अच्छा भाई इधर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ये वाला स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल किसे कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल सर आपने कहा था कि तीनों साइडें बराबर नहीं होती, एक भी साइड सब बराबर अलग अलग होती हैं। तो बेटा के तीनों जवाब अलग अलग आएंगे, इसके तीनों जवाब अलग अलग आएंगे, इसके दो जवाब एक जैसे आएंगे, इसके तीनों जवाब एक जैसे आएंगे, इसके दो तीनों के तीनों डिफरेंट आएंगे, इसके तीनों के तीनों एक जैसे आएंगे। डिफरेंट एक जैसे, एक दूसरे को लटेंगे। चले भाई हो गया काम। अच्छा भाई ये रेक्टेंगल पे आ जाए जरा। रेक्टेंगल में इस साइड इसके बराबर है ना, तो बेटा इसके अंदर आपके पास चार जवाब आएंगे। चार कितने आएंगे? चार जवाब। दो एक जैसे होंगे, दो एक जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसका जवाब आ गया, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लिख के दिखा दूँ, वजाहत कर दूँ आपको। जैसे 4 यूनिट्स या इसका 4 यूनिट्स, तो इसका लाजमी तौर पर 4 यूनिट आएगा दूसरे का। जब मैं कराऊंगा तो आपके सामने सब आ जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। मैं अभी थोड़ी वजाहतें कर रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ, ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ भाई। ठीक है, 4 सेंटीमीटर बराबर है ना, तो इसमें 4 यूनिट लिखना, मैंने नापना नहीं है, फार्मूले से जवाब निकालूंगा। तो दो जवाब आपके एक जैसे आ गए, इसका जवाब फिर एक जैसे आएंगे। जैसे 10 यूनिट, इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 2 दफ़ा 10 आएगा, 2 दफ़ा 4 आएगा इसके अंदर। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो साबित हो जाएगा। तो मैंने आपको वजाहतें कर दी, इसकी वजाहत जब मैं करूँगा, सवाल करूँगा ना, जब आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आता हूँ डिस्टेंस फार्मूले की तरफ, थोड़े से 1-2 सवाल आपको करा दूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। चलें शुरू करते हैं। आप इस लेक्चर को बगौर देखिएगा, वाच कीजिएगा। ठीक है, आप इस लेक्चर को बगौर वाच कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी मालूमात आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको काम करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मिटा दिया है सब कुछ, फिर वजाहतें करता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला कैसे मालूम करेंगे इनका डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम जाहिर करेंगे डी से, छोटे डी से जाहिर करना है। डी बराबर है स्क्वायर रूट का निशान लगा देंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ले जी डिस्टेंस फार्मूला तैयार कर दिया मैंने, x2 x1 y2 y। ठीक है, जबकि वेयर जहां पर P XY पॉइंट नंबर 1 है और P2 XY पॉइंट नंबर 2 आ गया आपके पास। इसको हम जो है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ ना पॉइंट नंबर 1, तो हम यहाँ लिखेंगे x1, y1। या देखें x1 और ये y1 ही आ गया हमारे पास, और पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक P2 से है ना, पॉइंट नंबर 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे x2, y2। ये लीजिए डिस्टेंस फार्मूले की मैंने थोड़ी वजाहत भी कर दी। फार्मूला ये लगाना मैंने आपके हर सवाल में, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले फार्मूला ये लगेगा इसके अंदर आपका। चाहे आपको प्रूव करना हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, चाहे आपको प्रूव करना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे क्वाड्रिलेटरल की कोई किस्म की साबित करनी हो, चाहे कोलिनियर साबित करने हो, चाहे नॉन कोलिनियर साबित करना हो, आपने लगाना फार्मूला ओनली ये वाला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 12वीं क्लास की चीज़ें हैं बच्चों,
ठीक है, सेकंड ईयर में है, हमारे तफसील से हुआ हुआ ये, अभी आपको बेसिकल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी बहुत मालूमात हो जाए तो आगे जाकर आपको कामयाबी हो। ठीक है, हो सकता है नई किताब अभी मैट्रिक के बाद में आने वाली है तो उसके अंदर भी शामिल कर दिया है, तो आपकी बेस और मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप ये देखें, डिस्टेंस फार्मूला ये लगाना हमने, ठीक है, आप ये फार्मूला वगैरह नोटिफाई कर लीजिएगा। मैं आपको एक आध सवाल करा देता हूँ इसका, ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के अंदर मैं यही वाली, ये मेरा पार्ट 1 कहलाएगा, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सवाल कराऊंगा इसके, ठीक है, एक आध सवाल आपको करा दूँ ताकि आपको काम हो जाए थोड़ा सा। दूसरा ये मैंने आपकी वीडियो इसलिए बनाई ये चीज़ें बताने के लिए, ताकि आपको पूरी ये 16(1), 16(2), 16(3), 3 बच के ना हमारी, तीनों को मैंने इसको अपने ग्राउंड में ले लिया है, सब चीज़ें बता दी हैं ताकि मेरे को बाद में वजाहत करने की ज़रूरत महसूस ना हो, सिर्फ हिंट्स करनी पड़े आपको। ठीक है, समझ में आ गया तक? चले भैया, मैं एक सवाल आपको कराने लगा। अब मैं आपको एक सवाल कराऊं ताकि आपका जो है टेम्पो तेज़ी के साथ आगे की तरफ जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी ना। 16.1 का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें और डिस्टेंस मालूम करें बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको दो पेयर, एक पेयर दे दिया गया P1 P2 का, ठीक है, पॉइंट्स का पेयर दे दिया गया है। इसके दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना है, काय के जरिए, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। आपको पहले सवाल मैंने पार्ट लिख दिया -4 5 वो लिख दिया, और उसका पार्ट 2 है 6 6, ठीक है, P2। तो देखिए कितना आसान सवाल है बच्चों, आपको तो बहुत मज़े आएंगे सवाल करते में। आप तो वैसे भी बहुत ज़हीन हो गए, मुझे पता है। सवाल लिख लिया? सर लिख लिया। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये कि फ़ौरन यहाँ पर जैसे सवाल लिखा ना बेटा, ये समझे सॉल्व ही शुरू हो गया हमारा सोल्यूशन। आप बराबर का फ़ौरन निशान डालेंगे। क्या डालेंगे सर? निशान डालेंगे बराबर का, ठीक है, डाल दिया नहीं डाल दिया? इसका नाम रख देंगे x1। क्या रख देंगे? x1, कॉमा डालेंगे ये वाला, और इसका नाम रख देंगे y1। सर क्यों बेटा? ये x y की वैल्यू है ना भाई, मैंने आपको बता दिया पहली जगह में एफसी से कहलाती है, दूसरा ऑर्डिनेट्स कहलाती है, और ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ से ये कहलाएगी आपकी, क्योंकि 1 है ना हमारे पास, देखिए P1 पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 कहलाएगा और ये x2 कहलाएगा, सॉरी x1 कहलाएगा और ये y1 कहलाएगा हमारे पास। अच्छा, जब P2 हो गया तो इसका नाम फौरन रख दें x2, y2। ले सर आपने रख दिया, पहले ये नाम रखा करें ताकि आपके लिए फार्मूला हमवार हो जाए, बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो जाए आपके लिए। सही है, लिख लिया आपने। फिर उसके बाद क्या करना है, देखें इसके हर सवाल ऐसे करना है। अच्छा जी, फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन के लिए B/W लिख दिया करें, P1 एंड P2, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस बिटवीन P1 P2। आप यह लिख भी सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, या आप ये भी लिख सकते यूज डिस्टेंस फार्मूला। खत्म। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको पूरी वजाहत के साथ लिख के दिखा रहा हूँ कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है 2 पॉइंट P1 और P2 के दरमियान। आपने यूजिंग करना है या यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर इस तरह लिख दिए, हेडिंग डाली और शुरू कर दें। चले भाई, अब देखें डी हमें मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना ना, किसके दरमियान? P1 P2 के दरमियान। ले जी, P1 P2 लिख दिया मैंने, और इस पर डाल दें मॉडुलस का निशान। क्या का निशान डाल दें? P1 P2 पे मॉडुलस का निशान डाल दें, और रूट का निशान बना दें, खुशी खुशी बना लिए सर। फार्मूला दें फौरन, x2 - x1 का होल स्क्वायर, जो भी मैंने आपको लिखवाया था, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर लिख दिया, बराबर का निशान डालें, रूट का निशान डाल दें। x2 में से x1 निकालना बच्चों, x2 में से अब बताएं x2 किधर है? सर ये रहा, इसका ताल्लुक इससे है ना, 6 लिख दे। x1 का होल स्क्वायर करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है ना, तो बेटा x1 तो ये रहा हमारे पास, देखिए -4। अच्छा, एक बात गौर से सुने, मत पढ़ी बात सुना गया सर, 6 लिख दिया। ये क्या का निशान है? क्या का माना का निशान? फार्मूले का है ना। अच्छा जी, ये माना का निशान ये भी है, और ये देखे इसके साथ भी माना था, तो माइनस माइनस प्लस लिखना है अपने, याद रखिएगा। हर चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है अलजबरे में। अलजबरा चला रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री नहीं चला रहा, ठीक है, मैं कोई नापानूक भी नहीं कर रहा हूँ।
मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, अलामतों का ध्यान रखना है माइनस प्लस का, समझ गए? सही है सर। देखिए फिर एक दफ़ा देखें, 6 लिख दिया x2 की जगह, ठीक है, मैं आपको निशान लगा दिया, ठीक है, और x1 की जगह तो -4 लिखना है ना मैंने, तो ये अब फार्मूले पहले माइनस का निशान पड़ा है, तो माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस, अब y2 में से y1 निकालना है भाई, y2 ये रहा, y2 तो भाई इसके साथ आ जाएगा ना, ये 6 माइनस का निशान फार्मूले का डाल दिया, ये वाला, y1 की जगह पर 5, ये आ गया आपका, आया नहीं आया, ये तो प्लस का है तो डायरेक्ट लिख दे, अगर मांगा तो माइनस माइनस प्लस करता ना मैं, चलो भी लिख दिया सर, ठीक है, हो गया, बराबर का निशान डाल दें, चलिए यहाँ डाल देते हैं, 6 और 4 कितने होते हैं सर? 10 होते हैं, 10 का स्क्वायर कर दें, प्लस 6 में से 5 के कितने बचे सर? एक बचा दे, रूट का निशान डालें, बराबर का निशान, 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 100 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है सर, स्क्वायर बना दें, अब 100 रुपये में 1 रुपये जमा कर ले, कितने हो गए सर? 101 हो गए, ठीक है, 101 किसी का रूट नहीं होता, ठीक है, बस यही इसका आंसर है, यूनिट्स। अब आप बोलेंगे सर ये पता क्या चलेगा, मैं तो बेटर देखना 100, आप एक काम कीजिएगा, कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, चाहे सिंपल वाला उठाएं चाहे कोई साइंटिफिक उठाएं, आप रूट दबाइएगा, 101 दबाइएगा, आशारिया में जवाब आ जाएगा उसका, डेसिमल में आएगा तो नहीं करना भाई, यही जवाब है। अगर पूरा नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 100 होता, फर्क किया ऐड 100 दबाते हैं ना रूट के अंदर तो 10 आता है, क्योंकि आप कई मरतबा पढ़ चुके हैं 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 यूनिट जवाब आता है आपका, इस वक्त फिलहाल यही जवाब आएगा आपका, ठीक है। तो मैंने आपको एक सवाल अभी करा दिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद आगे सवाल सारे करा दूंगा, आप अगर चाहें तो कर लीजिएगा। मैं तो आज तारुफ कराना था सिर्फ इसका, मैंने करा दिया, एक सवाल आपको मज़ीद करा दिया, अब ये आगे वाले सवाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा, समझ लिए पार्ट 1 समझ लिए, पार्ट 2 कर लूँगा मैं आपके सामने इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।